मेरठ बागपत अधिवेशन है, ये शुरुआत मेरठ से ही होगी। और सबसे पहले सत्यम जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरठ में अगर हमारे दर्शक समझना चाहें तो किस तरह की अदबी रिवायत है, किस तरह की महफिलें सजती हैं, या बदलते वक्त के साथ बहुत ऐसा बदलाव हुआ है कि आप उस वक्त को मिस करते हो कि शायद अब श्रोता वैसे नहीं बचे या उस तरह का माहौल नहीं बचा? क्या सच्चाई है, क्या तस्वीर है आपकी? प्लीज़। सभी को प्रणाम करता हूँ। माइक बदल दीजिए, एक दो माइक और पहुंचाइए। सभी को प्रणाम करता हूँ। और जैसे राघवेंद्र जी ने प्रश्न किया है कि साहित्यिक पृष्ठभूमि मेरठ की क्या रही है अब तक, तो मैं कहना चाहता हूँ साहित्यिक पृष्ठभूमि तो हमें बहुत पीछे से देखना पड़ेगा। खड़ी बोली के सबसे बड़े कवि, प्रथम कवि कहें, गंगादास जी यहाँ पर हुए जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र बाद में हुए, लेकिन खड़ी बोली के स्थापक अगर कहा जाए तो गंगादास जी को कहा जाए। इतना सा इतिहास नहीं है। इस क्रांति धारा में बहुत सारे ऐसे कवि पैदा हुए, शायर पैदा हुए, जो आज जैसे भारत भूषण जी हैं, उससे पहले रघुवीर शरण मित्र जी हुआ करते थे। वीर रस और औज की कविताएं, उनका महाकाव्य एक है। शायरों में बशीर बद्र जी जब यहां 87 के दंगे हुए तो मेरठ से थोड़ा परेशान होकर वो भोपाल में जाके बस गए थे। आज मेरठ में कई बड़े नाम हैं। डॉक्टर हरिओम पमार जी हैं, हमारे शायरों में बहुत फेमस हैं, पॉपुलर मेरठी। आज वो शायद इस कार्यक्रम में आमंत्रित भी हैं। इस मेरठ जिले में कम से कम 250 लोग, 250 कवि और कवित्रियां कविताएं लिखती हैं। मंच पर जाने वाले कुछ एक कवि हैं जो दूर दूर तक पूरे देश में अपनी कविताएं सुनाते हैं। तो मेरठ का भविष्य उज्जवल है साहित्य और कविता के नाम से। आपने सत्यम जी दो नामों का जिक्र किया, हरिओम पवार साहब, यकीनन ओज के बड़े हस्ताक्षर, दुनिया भर में उनकी लोकप्रियता, बड़ा नाम मंच का और हम सब को गर्व है उन पर। दूसरा नाम पॉपुलर मेरठी साहब, यकीनन दोनों लोग आमंत्रित थे, दोनों लोगों को आना था लेकिन किसी कारणवश वो नहीं जुड़ पाए कार्यक्रम से। राज कौशिक जी, दुनिया के तमाम मुल्कों में आपने भी मुशायरा पढ़ा, कवि सम्मेलन में हिस्सा लिया, मुरारी बापू की महफिलों में आपकी खास जगह रही, बहुत ज़्यादा सक्रियता देखने को हमेशा मिलती है। आपसे जानना चाहेंगे कि सर, समय के साथ इस क्षेत्र की बात करें अगर, तो क्या स्थिति देख रहे हैं आप कला और साहित्य के नज़र से? देखिए राघवेंद्र जी, पिछले 2-3 दशक की अगर हम बात करें तो तमाम दुनिया में ही बदलाव आया है। समाज का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां हम परिवर्तन नहीं देख रहे। तो जाहिर है कि साहित्य भी और साहित्यकार भी समाज का हिस्सा हैं, उनमें भी एक बदलाव आया है। जो व्यावसायिकता आज से 20 साल पहले थी वो कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम मंचीय काव्य की बात करें, उसमें बहुत बदलाव आया है जी। हास्य व्यंग्य एक बहुत अच्छी विधा है, बहुत अच्छा रस है, लेकिन उसकी जगह धीरे धीरे चुटकुलेबाजी ने ले ली है। अब तो यह है कि जो जितने अच्छे चुटकुले सुना रहा है वो उतना ज़्यादा मंच पर जम रहा है। ये बदलाव ऐसा है जो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि गिरावट की ओर ले जा रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी ऐसे हैं जो कि इसको साधना की तरह कर रहे हैं। जैसे कुछ नाम अभी सत्यम साहब ने लिए, गाजियाबाद में भी कुछ लोग ऐसे रहे हैं।
अभी पिछले महीने 2 महीने पहले ही हमसे विदा ली है डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब ने। जी जी। वो एक ऐसा नाम है कि वो समय के साथ साथ उनमें और निखार आता रहा, और बहुत से उनके शिष्य भी हैं गाजियाबाद में, वो सब लोग अच्छा लिख रहे हैं। आपके मेरठ जनपद से ही एक शायर विजन सिंह परवाज साहब, वो भी गाजियाबाद जाकर अब रहने लगे हैं, उनका भी नाम मैं विशेष तौर पर लेना चाह रहा हूँ। उनकी शायरी बहुत एक स्तर वाली एक शायरी है। निश्चित रूप से गिरावट आ रही है, बदलाव आ रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी भी बखूबी इस जिम्मेदारी को थामा हुआ निभा रहे हैं। आपने बड़ा सवाल खड़ा किया कि अब लतीफ़ेबाजी ज़्यादा हो रही है, चुटकुले ज़्यादा सुनाए जा रहे हैं और वो कविता का जो स्तर था उसमें गिरावट आई है। ये उसी तरह की बात है जिस तरह फिल्मों के गीतों पर सवाल उठते हैं। जी, जी। और कहा जाता है कि आजकल हुक और पंच लाइन की वजह से ऐसे ऐसे गाने लिखे जा रहे हैं जो हिट हो जाते हैं और उनका अंतरा इस तरह का होता है कि उसमें कुछ होता ही नहीं, एक तरह से कहा जाए, लेकिन वो हिट हो जाते हैं। जी। इसी से जुड़ा सवाल ये है कि दर्शक कहीं ना कहीं उन चुटकुलों को पसंद कर रहे हैं, इसलिए वो मंच से माहौल बन रहा है, चुटकुले ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं दर्शकों की, श्रोताओं की भी बराबर की भागीदारी है। देखिए, मेरा मानना यह है कि हम श्रोताओं को जो सुनाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो मनोरंजन के लिए आए हैं समय निकालकर, हम जो परोस रहे हैं कहीं ना कहीं श्रोता की, दर्शक की मजबूरी है कि वो उसको ग्रहण करे। मैं आपको बताऊं राघवेंद्र जी, पिछले 10 साल से मैं संचालक के रूप में भी सक्रिय हूं और 100 से ज़्यादा कवि सम्मेलन और मुशायरे हमने पूरे देश में कराए हैं, देश से बाहर भी कराए हैं। यकीन मानिए, एक भी कवि सम्मेलन हमारा अभी तक ऐसा नहीं रहा जिसमें हमने चुटकुलेबाजी या जोक्स का सहारा लिया हो। और लगभग सभी कार्यक्रम, आप इस बात से सहमत होंगे, लगभग सभी कार्यक्रम अच्छे जाते हैं। इस बात पर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है कि जो घंटे 2 घंटे के लिए समय निकालकर हमारे सामने आया है, हम उसे क्या परोस रहे हैं। आपने फिल्मों का जिक्र किया, निश्चित रूप से कि फिल्मों गानों में थोड़ा गिरावट तो है ही। देखिए, 20 साल पहले गाने सुन लीजिए, 30 साल पहले गाने सुन लीजिए, आज भी अगर हम बजते हैं तो हम सब गुनगुनाने लगते हैं, और इस समय के गानों को तो पता ही नहीं, याद ही नहीं। यकीनन उनकी उम्र ज़्यादा लंबी होती है। जी, बिल्कुल। हमारे सहयोगी के शर्मा जी मंच पर हैं, आप भी गुफ्तगू में शामिल हों और रुख करें आप राजीव जी की तरफ। और राजीव जी, अब कहना शायद ठीक नहीं होगा इस मंच से, चूँकि जो पहचान है वो जूनियर सनी देओल की है, तो हम उसी नाम से आपको बुलाएं। जी, लेकिन बीच में मैं आपको रोक रहा हूँ। कल रात का दिन, कल पूरा दिन और कल रात मेरे जीवन में एक ऐसा लेसन दे के गई है जिससे ये पता चलता है कि मार्केटिंग के लिए दौड़ता हुआ व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने हृदय में विचार रखता है। रात के 9, साढ़े 9 बजे जब अरविंद सर के साथ और राघवेंद्र सर के साथ बैठे तो विचारों के वो उद्गार सामने आए जो राघवेंद्र जी को देखकर लग नहीं सकता था कि इनके दिल में भी धड़कनें हैं। मैं मेरठ के होने की वजह से आपको मेरठ में पहली बार अपनी उन पंक्तियों को रखने के लिए स्वागत कर रहा हूं जिनसे रात में मोहित हो गया हूं। मैं आपको बता दूं, आपके जितनी भी कविताएं उन पर धीरे धीरे गाने बनने शुरू हो गए हैं। एक मार्केटिंग का व्यक्ति इतने कोमल विचार रखता है आपके सामने, और फिर उसके बाद राजीव जी से कहेंगे कि जरा दिखाइए 2.5 किलो के हाथ में कितना दम है। लेकिन पहले राघवेंद्र जी, ये कहानी फिर कभी हम तो आपके साथ नहीं सर, आज आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आज सबको पता चलना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग न्यूज लाइन में काम करते हैं और हमारे विचार कैसे होते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल अपनी लाइनें भी सुनाऊंगा, लेकिन बहुत बड़े नाम हमारे साथ हैं। मुकेश तिवारी जी कवि हैं, बड़े चर्चित कवि हैं, वो भी बहुत जल्द जुड़ेंगे, थोड़ी देर में पहुंचने वाले हमारे साथ। लेकिन जो आपसे फरमाइश की है कि 2.5 किलो का हाथ, वो पहचान आपकी बनी कैसे? दरअसल आप राजीव कुमार से जूनियर सनी देओल कैसे बने और कैसे सफ़र शुरू हुआ आपका? पूरी इमेज चेंज हो गई आपकी। हेलो, देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा न्यूज़ 1 इंडिया पूरी टीम के लिए कि आपने मुझे आर्टिस्ट को यानी कि राजीव को इतने अच्छे मंच पर आने का मौका दिया। मैं दिल से आप सभी का आभारी हूँ और दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। और बस मैं अपने बारे में क्या कहूँ, सबसे पहले मैं आप सबके लिए कुछ कहना चाहूँगा। अगर इजाज़त हो तो क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ? क्योंकि मेरी जो डायलॉग डिलीवरी है वो बैठकर नहीं हो पाएगी जी, क्योंकि मेरे बीच में मेरे आदरणीय गुरु समान सभी अतिथि मेरे सामने मौजूद है। मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ।
मेरा नाम राजीव है और राजीव का नाम जूनियर सनी देओल कैसे पड़ा, बड़ी लंबी कहानी है लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2 मिनट में पूरी कहानी आप सबको बता दूंगा। 2007 में लाफ्टर चैलेंज में मेरा ऑडिशन हुआ, जिसमें बड़े महारथी हमारे आदरणीय गुरु कपिल शर्मा जी, लली भारती कृष्णा, सभी लोग वहाँ मौजूद थे और उन्हीं के बीच में एक हिस्सा मेरा भी था जो राजीव के नाम से मेरठ से जुड़ा। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं मेरठ शहर से हूँ और मेरठ शहर से सर मुझे काफ़ी बहुत सपोर्ट मिली, काफ़ी सम्मान मिला जब मैं लाफ्टर चैलेंज में गया। उन बड़े बड़े महारथियों के साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद 2011 से लेकर 2013 तक कॉमेडी सर्कस महासंग्राम में रहा, रोहित शेट्टी साहब की टीम में, और जो मेरे सीनियर्स थे स्वप्निल जोशी, VIP, उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। और आज जो भी कुछ हूँ सर बस वहीं की बदौलत हूँ। और उसके बाद न्यूज़ 1 इंडिया ने जो मुझे मौका दिया है मैं उसका भी धन्यवाद करता हूँ। तो सर मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले आप सभी के लिए कि खुदा हर बुरी नज़र से बचाए आपको, खुदा हर बुरी नज़र से बचाए आपको, चांद सितारों से सजाए आपको, और गम होता क्या भूल जाए आप, खुदा जिंदगी में इतना हंसाए आपको। धन्यवाद। थैंक जी हाँ, मैं चाहूंगा कि तालियों के साथ हौसला अफजाई हो। यू। एक 2.5 किलो वाला जी, जो जी। पंच है वो जरूर सुनाए भाई। जी जी, लेकिन सर मैं उससे पहले वो डायलॉग जरूर सुनाऊंगा जहां लाफ्टर चैलेंज में मेरा पहला एपिसोड रिलीज हुआ और आदरणीय चंकी पांडे साहब, सुरेश मेनन जी मेरे सामने बैठे हुए थे। तो डायलॉग कुछ इस तरीके से था कि और क्या हाल है चमकी वीर, सब ठीक ठाक, और ये क्या हाल बना रखा अपना, कुछ खाते भी तो क्यों नहीं हो, और मक्की की रोटी सरसों का साग, यही है मेरे पापा की सेहत का राज, कहो तो बॉबी के हाथ सागर मक्खन भिजवा दूं। हाँ दोस्तों, पापा ने मुझे कुछ कंफ्यूज सा कर दिया है। क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें कभी चड्ढी धोने की सजा दी है? नहीं दी ना, और मुझे दिया। मुझे जब से मेरी काफिला मूवी फ्लॉप हुई है ना, पापा मुझसे बहुत ज्यादा नाराज रहते हैं और इसी वजह से पापा ने मुझे चड्डी धोने की सजा भी दी है। पापा अपनी चड्डी के साथ साथ बॉबी की चड्डी भी मुझसे धुलवाते हैं, कभी फूलों वाली चड्डी तो कभी पत्तों वाली चड्डी, हरी चड्डी, काली चड्डी, पीली चड्डी, और चड्डी पे चड्डी, चड्डी पे चड्डी, चड्डी पे चड्डी, धो धो कर 2.5 किलो का हाथ 250 ग्राम का रह चुका है। थैंक यू। जी हाँ, बहुत तालियां। बहुत तालियां। न्यूज़ 1 इंडिया यानी कि मंच, मेहमान और मंथन, और किसी भी कार्यक्रम में अगर साहित्य के साथ बातचीत और वार्ता ना की जाए तो वो कार्यक्रम अधूरा रहता है। हमारे साथ जो कवि हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, ये बता रहे हैं कि आज समाज का आईना किस तरीके से अपने रंग बदलता जा रहा है। मैं फिर राघवेंद्र जी के पास आऊँगा, क्योंकि जब कविताओं का दौर शुरू होगा तो फिर सत्यम जी और राज जी ये सब उस कविता के सरोवर में गोते लगाएंगे जो आज समाज में बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है। राघवेंद्र जी। राज जी, आपने एक बात कही कि पहले वाला स्तर नहीं रहा। मुनव्वर राना साहब का एक मिसरा है, कलम किस पर उठानी है, कलम किस पर उठाते हैं। ये भी एक बड़ा फ़र्क आया है कि पहले लोग लिखते थे, कलम चलती थी, सत्ता हिलती थी, सवाल सुलगते हुए उठाए जाते थे। साहित्य में अब उतना स्कोप नहीं बचा क्या, सत्ता के खिलाफ लिखने का या उस तेवर का लेख लिखने का, या किसी भी रूप में हो, आपकी कविता हो, गीत हो, गज़ल हो? देखिए, तेवर तो बिल्कुल बचा हुआ है। सवाल ये उठता है कि आपकी मंशा क्या है। अगर मैं एक राजनीतिक विचारधारा का हूं और इसलिए मैं मौजूदा सरकार का विरोध कर रहा हूं, तो जाहिर है मेरे लेखन में वो सच्चाई नहीं रहेगी। अगर मैं तटस्थ भाव से विरोध और समर्थन कर रहा हूं तो उसका कुछ असर होगा। मुनव्वर राणा साहब बहुत आदरणीय है मेरे लिए, तो आपने उनका नाम लिया और उनके कई शेर मुझे भी याद है, मैं भी जगह जगह कोट करता हूं। लेकिन कुछ वर्षों के दौरान हम देख रहे हैं मुनव्वर राणा साहब खुद भी जैसे एक बिल्कुल राजनीतिक बयानबाजी ज़्यादा करने लगे हैं, कहीं ना कहीं विवादों में वो ज़्यादा आ जाते हैं। तो मेरा मानना यह है, मेरा कद उनके सामने बहुत छोटा है, कि हम साहित्यकारों को थोड़ा इन चीज़ों से, इन बातों से बचना चाहिए। तो हम जो भी कहेंगे
उसका असर पूरा होगा। आज स्थिति ये हो गई है कि मुनव्वर राणा साहब अगर कोई सही बात भी कहते हैं तो लोग पहले से मन मनाए बैठे हैं कि ये गलत ही बोलेंगे, और उसमें सियासत छुपी है, ये मान जी, लेते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल, इसीलिए मैंने बिल्कुल। राजीव सवाल जी, आपसे जी, किया, क्योंकि मुनव्वर राणा साहब का नाम लेकर उन्हीं का मिसरा मैंने इसीलिए कोट किया जानबूझकर, क्योंकि उस जब ऐसी बातें आती हैं तो उस चश्मे से सारे लोगों को देखा जाता है, जी, जी, और उन लोगों को भी देखा जाता है जो बहुत बेबाकी से लिखते हैं, सच ही लिखते हैं। तो नुकसान कहीं ना कहीं पूरी कौम का होता है, पूरी बिरादरी का होता है। बिल्कुल बिल्कुल साहित्य का होता है, नुकसान साहित्य का होता बिल्कुल है। होता मैं है। इस सब बात से सहमत हूँ आपकी बात से। सत्यम जी, बिना कविताओं के, हालांकि इस तरह की बातचीत बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ उसी अंदाज में हो। लॉकडाउन के दौरान हम सब की जो ज़िंदगी थी बड़ी प्रभावित रही, और आप लोगों की खास तौर से जब आप बड़े बड़े मंची कार्यक्रम करते हो और एक घर में कैद रहते हुए ऑनलाइन सेशन आप लोगों ने ज़्यादा किए, कनेक्टिविटी किस तरह से नए सिरे से आपने जोड़ी अपने दर्शकों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, उस अनुभव की बात करिए। और उसके बाद फिर मैं चाहता हूँ कि कोई एक हाल की ऐसी कविता जो आपने इस कोरोना काल में लिखी हो। कोरोना काल से इस माइक को एक्सचेंज कर दो। निश्चित रूप से इस कोरोना से सब थक गए होंगे, और कवि तो बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति होता है। मैं कोरोना से इतना फेडअप हो गया कि कुछ दिन के लिए तो मैंने टीवी देखना बंद कर दिया, अखबार देखना बंद कर दिया। एक गीत मैंने कोरोना पे लिखा, तूने क्या खेल खिलाया है रे खिलाने वाले, जी, हो गए दिन वो हवा जश्न मनाने वाले। वाह। इसके बाद मेरा मन नहीं किया मैं कोरोना पे लिखूं। मैं जिस प्रकार कविता लिखता हूं, या तो श्रृंगार के गीत लिखता हूं या फिर वीर रस की कविता लिखता हूं। मैं आज आपके इस चैनल से एक गीत पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है। एक मित्र का फोन आया, कहने के आपके शहर में बारिश है कि नहीं है। मन का नहीं, हमारे यहाँ तो सूखा पड़ा है। कहेंगे हमारे यहाँ खूब रिमझिम बारिश हो रही है। तब एक गीत लिखा मैंने, आप सुनिएगा। तेरे शहर में रिम झिम गांव मेरा मरुथल, जी हमसे रूठ गया बादल। तेरे शहर में रिम झिम गांव मेरा मरुथल, जे हमसे रूठ गया बादल। गर्म हवालू बनकर चलती धरा का सूखा जल, जी हमसे रूठ गया बादल, जी हमसे रूठ गया बादल। जी हाँ, हमसे रूठ गया बादल, और कहीं ना कहीं हम इसके लिए जिम्मेदार भी हैं। मुझे नीरज जी की चंद पंक्तियां याद आ गई। इस बरसात में शरारत हमारे साथ हुई, छोड़कर हमारा ही घर पूरे शहर में बरसात हुई। जी हाँ, आजकल पर्यावरण से लेकर कोरोना तक हर तरफ कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े हैं। लीजिए राघवेंद्र जी से पूरा करता हूं मैं। जी जी। प्यास मिटाने को धरती की सब कुछ किए जतन, प्यास मिटाने को धरती की सब कुछ किए जतन। सभी देवता खुश करने को घर घर किए हवन, सभी देवता खुश करने को घर घर किए हवन। रोज रोज घटता जाता है धरा में जल का तल, जे हमसे रूठ गया बादल, जे हमसे रूठ गया बादल। बहुत खूब। और एक विशेष छंद है इसमें, जो हमारी जो ग्रामीण टोटके होते हैं जी, ये विशेष रूप से सराहाया जाता है। देखिएगा,
जब बारिश नहीं होती तो हम क्या क्या करते हैं। कुंवारी कन्या से धरती में कुलिया भी गड़वाई, कुंवारी कन्या से धरती में कुलिया भी गड़वाई, विनती करके नई दुल्हन से हंडिया भी चटवाई। मेंढक और मेंढकी का भी विवाह किया था कल, जे हमसे रूठ गया बादल। अच्छा लगा हो तो इसमें शरीक हों। बहुत बढ़िया जी। जे हमसे रूठ गया बादल, तेरे शहर में रिम झिम गांव मेरा मरुथल, जे हमसे रूठ गया बादल। और जो बात आपने कही ना कि श्रोता चुटकुले सुनते हैं, ऐसा नहीं है। जो मैं सुनाऊंगा वो सुनेंगे, गारंटी है मेरी। कोई चुटकुलेबाज खड़े कर लो और फिर हम कविता करते हैं, यकीनन कोई चुटकुले सुनने नहीं आता। जो आप सुनाते हैं वो सुनते हैं। अंतिम छंद है इसका। हमसे भूल हुई है, हमसे भूल हुई है उसका, हमको भान हुआ है। हमसे भूल हुई है उसका, हमको भान हुआ है। निजी स्वार्थ के कारण यह उपवन वीरान हुआ है। निजी स्वार्थ के कारण यह उपवन वीरान हुआ है। मेरी भावनाओं पर भारी पड़ गई मेरी अकल, जे हमसे रूठ गया बादल। मेरी भावनाओं पर भारी पड़ गई मेरी अकल, जे हमसे रूठ गया बादल। तेरे शहर में रिम झिम गांव मेरा मरुथल, जे हमसे रूठ गया बादल। तालियां भाई, इतने खूबसूरत गीत के लिए तालियां। बहुत ही अच्छे बोल और जिस अंदाज में आपने पढ़ा यकीनन दिल को छू लिया। एक और रंग जो बाकी रह गया है ओज वाला, उस पर हम उसकी तरफ रुख करेंगे थोड़ी देर बाद। नहीं, मैं तो आपसे ये टाइम पूछने वाला था कि कितना टाइम है। टाइम ही टाइम है सर, आप अपनी कविताएं पढ़िएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ओज से पहले एक हम कविता राज जी से जरूर सुनेंगे और उसके बाद फिर हम ओज की तरफ बढ़ेंगे आगे, जो आपके दिल के सबसे करीब हो। इस समय तो मैं महसूस कर रहा हूँ राघवेंद्र जी कि न्यूज़ वन इंडिया मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये बात जो लोग मुझे जानते हैं वो समझते हैं कि मैं कोई बात यूं ही नहीं कहता, क्योंकि कोरोना के कारण जैसा कि आपने ही बताया पूरी दुनिया में एक अजीब तरह का वातावरण है। ऐसे में न्यूज़ वन इंडिया ने यह तय किया कि हम खुद आपके शहर में चलकर पहुंचेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, वहाँ की सामाजिक राजनीतिक बातों की जानकारी लेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम हो जाता है। हम मेरठ में बैठे हुए हैं, मेरठ के एक शायर हैं आशु मिश्र, उनका मुझे एक शेर याद आता है कि इस गलत फहमी में मेरी कौम गूंगी हो गई। इस गलत फहमी में मेरी कौम गूंगी हो गई, इस गलत फहमी में मेरी कौम गूंगी हो गई, एक मेरे आवाज़ उठाने से भी क्या हो जाएगा। ओ, बहुत बढ़िया। बहुत इस सन्नाटे को न्यूज़ वन इंडिया ने तोड़ा और इस एक आवाज़ उठाई। देखिए, सन्नाटे में एक आवाज़ की भी बहुत कीमत होती है। एक बहुत बड़े शायर हैं अब्बास ताबिश, सब समझ जाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं उनके शेर में कि पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। क्या बात। और एक मोहब्बत, वो भी नाकाम मोहब्बत, एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता है। तो प्रयास तो एक ही बहुत होता है, एक प्रयास बहुत होता है और आप लोग वैसा प्रयास कर रहे हैं। मैं एक साहित्यकार होने के नाते वास्तव में बहुत खुश हूं, दिल से शुभकामनाएं देता हूं चैनल के सभी साथियों को। दरअसल राजीव सुबह से यहाँ इस मंच से राजनीतिक सत्र हुए, तमाम आला अधिकारियों के साथ बातचीत हुई, अलग अलग विषयों पर बातचीत हुई, लेकिन मुझे लगा कि एक कला साहित्य का सत्र बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हमने संपर्क आप लोगों से पहले किया था, क्योंकि कोविड के काल में एक अजीब सी जो एक नकारात्मकता
लोगों के दिल दिमाग में घर कर रही है, और ऐसे में एक सकारात्मक संदेश देने वाली बातचीत हो। काव्य के जरिए एक गंगा ऐसी बहे जिसमें लोग डुबकी लगाएं और पाक साफ होकर निकलें, इस नकारात्मकता के बादल को छांटें, तो वो एक प्रयास था। और इसलिए अब मैं फिर से उसी गुजारिश पे आऊंगा। जी राघवेंद्र जी, देखिए समाज में जो भी बदलाव होता है, राजनीति अपना काम करेगी, जो समाज सेवी अपना काम करेंगे, लेकिन मेरा अनुभव है जो काम साहित्य कर सकता है बदलाव का, वो दूसरा कोई भी क्षेत्र नहीं यकीनन कर सकता है। और गोपाल दास नीरज जी का दोहा मुझे याद आ रहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। जी। तो हमारे साथ जो लोग हैं, ये वाकई हम सबका सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में हैं और अपनी रचनाओं से हम सबको लाभान्वित कर रहे हैं। जब मैं यहाँ आया तो राजनीति की बड़ी गरम चर्चा चल रही थी। मैं बस एक शेर में राजनीति को थोड़ा छूते हुए निकल जाऊंगा, मेरा ही शेर है, उसके बाद मैं आऊंगा कि सियासी बस्तियां हैं ये, यहाँ खतरे दो तरफा हैं। यहाँ खतरे दो तरफा, सियासी बस्तियां हैं ये, यहाँ खतरे दो तरफा हैं, नजर सांपों पे रखनी है, सपेरों से भी बचना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, मैं नजर सांपों पर भी रखनी है, सपेरों से भी बचना है। जी चलिए, देखिएगा कि सहारे भी उनके, किनारे भी उनके, सहारे भी उनके, किनारे भी उनके, किनारे भी उनके, मगर हम जो डूबे इशारे भी उनके। बहुत अच्छा। और एक मतलब और एक शेर देखिएगा कि सारी कोशिश मुझे हराने की। देखिए, शेर तो मेरा है, लेकिन आपको लगेगा मैं आपके दिल की बात कर रहा हूं। अगर आपको लगे कि मैं आपके दिल की बात कर रहा हूं तो थोड़ा उत्साह बढ़ाइएगा। सारी कोशिश मुझे हराने की, बात इतनी सी है जमाने की। बहुत बड़ा अच्छा, बहुत बड़ा शेर। सारी कोशिश मुझे हराने की, बात इतनी सी है जमाने की, और कुछ तो मेहनत ही कम हुई मुझसे, कुछ तो मेहनत ही कम हुई मुझसे, कुछ हवस भी ना थी कमाने की। बहुत अच्छा। जमाने की कुछ तो मेहनत ही कम हुई मुझसे, कुछ हवस भी ना थी कमाने की। और एक मतलब और एक शेर देखिएगा कि आपके साथ जो गुजारी है, जी, आपके साथ जो गुजारी है, उतनी ही जिंदगी हमारी है। आपके साथ जो गुजारी है, उतनी ही जिंदगी हमारी है। और उनकी आंखों पे शेर लिख लिख कर, उनकी आंखों पे शेर लिख लिख कर हमने उनकी नजर उतारी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और राघवेंद्र जी, बस एक गजल के 2-3 शेर मैं सुना देता हूं, उसके बाद आगे के सफर पहुंचेंगे। कि देखिएगा कि अगर नाचू नहीं तो पांव मेरे रूठ जाते हैं, अगर नाचू नहीं तो पांव मेरे रूठ जाते, अगर नाचू नहीं तो पांव मेरे रूठ जाते हैं, अगर नाचूं जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं। बहुत ब्यूटीफुल। अगर नाचूं नहीं तो पांव मेरे रूठ जाते हैं, अगर नाचूं जरा खुलकर तो घुंघरू टूट जाते हैं। और जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, वहां सच क्यों नहीं जाते जहां तक झूठ जाते हैं। बहुत अच्छा। जमाने की अदाएं देखकर ये सोचता हूं मैं, वहां सच क्यों नहीं जाते जहां तक झूठ जाते हैं। और कहां रुकना कहां चलना जरूरी है समझ वरना, कहां रुकना कहां चलना जरूरी है समझ वरना, जिन्हें पाने को हम दौड़ें वो पीछे छूट जाते हैं। और एक शेर देखिएगा आज के जमाने का कि हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, जरा सा सच कोई कह दे उसी से रूठ जाते हैं, उसी से रूठ जाते हैं। बहुत। हम इतने झूठ के आदी हुए अपने ही बारे में, जरा सा सच कोई कह दे उसी से रूठ जाते हैं। और दोस्तों, इस गजल का आखिरी शेर जो मेरे नौजवान साथी मुझे नजर आ रहे हैं बैठे हुए, उनकी नजर करता हूं। देखिएगा कि कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना, कलाई थामना धीरे से चाहे इश्क हो जितना, कि ज्यादा जोश में अक्सर ये कंगन टूट जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब राज जी, बहुत खूबसूरत गजल। और उसका जो वो शेर जो आपने पढ़ा, एक ज़माने की सच्चाई को बयान किया कि झूठ और सच का जो खेल है। कृष्ण बिहारी नूर साहब के गज़ल का शेर याद आ गया मुझे कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे,
सच उतना ही होता है जितना है, ज़रा सा भी ऊपर नीचे होगा तो वो सच नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा, सच के करीब हो सकता है, सच नहीं होगा। बहरहाल सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। कहीं भी कहीं से कहीं पहुंच सकता है झूठ, लेकिन सच रत्ती भर ऊपर नीचे नहीं हो सकता। मैं अपने पैनलिस्ट मुकेश तिवारी जी को मंच पर बुलाना चाहता हूं कि आप आइए। थोड़ा विलम्ब हुआ जुड़ने में, लेकिन मैं चाहूँगा कि अब जितना समय कम है उसमें हम ज़्यादा बातें करें आपसे। स्वागत है आपका, प्लीज़ आइए। सर तब तक एक छोटा सा स्किट देख लेते हैं राजीव का। राजीव ने जितनी मेहनत करी है उस मेहनत को देखते हुए मिमिक्री आर्टिस्ट्स के लिए एक नया मुकाम बना है मेरठ में। राजीव, कभी धर्मेंद्र जी से, सनी देओल से मिले हैं आप? जी। क्या कहा उनसे मिलते ही आपने? सनी साहब से जब मैं मिला, और 92 में मैंने नरसिम्हा मूवी देखी थी सनी देओल साहब की, और उस मूवी का बड़ा फेमस डायलॉग रहा था। उसी डायलॉग से सर मेरी शुरुआत हुई जी। मैंने 10 साल पेट्रोल पे नौकरी की, मैं तेल डालता था पेट्रोल पे। ये मेरे जीवन की सच्चाई है, क्योंकि यहाँ मेरे सभी आदरणीय गुरु समान मेंबर मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, और इन्हीं के चरण ही स्पर्श करके मैं आज आगे बढ़ा हूँ। 10 साल मैंने पेट्रोल पे नौकरी की, और मुझे नहीं पता था कि जब मैं पेट्रोल की रात को मशीन बंद करता था, और रात को 10 बजे जब मैं मशीन बंद करता था तो हवाई जहाज़ आसमान से गुजरते थे साहब। तो मैं उन हवाई जहाज़ों को देखकर बस एक ही बात बोलता था कि ये भगवान, ये भी एक ज़िंदगी है जो लोग रात को हवाई जहाज़ों में घूमते हैं। बस भगवान से ये कहा, और जैसे ही लाफ्टर चैनल से मेरा पहले टिकट आया साहब, वो टिकट 10:15 का उसी टाइम का था, और जब मैं हवाई जहाज़ में बैठा तो बैठते ही एक आवाज़, एक परछाई मेरे शीशे के कोने में से आती है और मुझसे कहती है अब तो खुश है। तो सर बहुत अच्छा, मेरी तो सच्चाई यही है। और सनी देओल साहब का जो डायलॉग है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, ये डायलॉग सर मेरा बड़ा फेमस रहा है, दामिनी का तारीख पे तारीख वाला सर। प्लीज, अगर इजाज़त हो आप सबकी। और डायलॉग कुछ इस तरीके से था साहब, यहाँ हमारे चड्ढा साहब कहते हैं कि भाई अब तो अगली तारीख दे दी जाए। मुझे लगता है कि अब तो अगली तारीख दे दी जाए साहब। अगर ये शब्द आप बोल दें आदरणीय, मैं हमेशा आपको देखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आपको बस ये बोलना है कि अब तो अगली तारीख दे दी जाए साहब जी। अब तो कोई तारीख दे दी जाए। मिलॉर्ड, आपके तारीख देने से पहले मैं कुछ अर्ज करना चाहूंगा। पहली तारीख में कहा गया कि दामिनी पागल है, उसे पागल खाने भेज दिया, जहां उसे पागल बनाने की पूरी कोशिश की गई। दूसरी तारीख से पहले अस्पताल में पड़ी उर्मी का खून कर दिया और केस बना खुदकुशी का, और आज आप फिर से तारीख दे रहे हैं। सड़क पर कोई ट्रक मुझे मारकर चला जाएगा और केस बनेगा रोड एक्सीडेंट का, और आप फिर से तारीख दे देंगे। और उस तारीख से पहले दामिनी को पागल बनाकर पागल खाने में फेंक दिया जाएगा। और इस तरह नहीं तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, नहीं इंसाफ मांगने वाला, और रह जाएगी तो सिर्फ ये तारीख। और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन किसी को इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। थैंक यू। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनके बारे में ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि तालियां उनके फन पर बोलती हैं। और ये जो मिमिक्री आर्टिस्ट को लोग थोड़ी सी नीची दृष्टि से देखते थे, आज उस मुकाम पर है कि आज वो 5 स्टार होटल में कमरे लेकर रहते हैं। राघवेंद्र सर, देखिए, ये नज़र का दोष कहा जाएगा, कला कला होती है, और वो लोग जो किसी भी कला को कमतर आंकते हैं वो शायद उनकी नज़र की कमी होगी, परखने में चूक होती होगी राज जी, क्योंकि ये भी एक टैलेंट है। मिमिक्री करना कतई आसान नहीं है, किसी को कॉपी करना और किसी सेलिब्रिटी को कॉपी करना तो कतई आसान नहीं है। बहुत तालियां फिर से एक बार हो इनके लिए, क्योंकि राजीव जी ने जो जिस तरह की कॉपी किया डायलॉग, जिस तरह एक पहचान बन गई, ये एक बड़ी बात है। सर मैं माफ़ी चाहूँगा, सॉरी, आप सीनियर है, मैंने बीच में बात रोक दी आपकी। मैंने सर सनी देओल साहब की नशे वाली आवाज़ नहीं सुनाई अभी, क्योंकि मेरा लाफ्टर चैलेंज में नशे वाली आवाज़ से सिलेक्शन हुआ था जी।
सुना दीजिए। शेखर सुमन साहब और सिद्धि जी को जरूरत थी एक ऐसे सनी देओल की मिमिक्री आर्टिस्ट की जो सनी देओल साहब को नशे वाली आवाज़ कॉपी कर सके। जी। तो साहब मैं भी वहाँ लाइन में लगा हुआ था, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि सनी देओल की नशे वाली आवाज़ आप जरूर सुनाएं। मैंने सर मैं पूरी कोशिश करूँगा। फिर एक बार सनी देओल साहब का वही डायलॉग, दामिनी। फिल्म थी दामिनी और पूरा किरदार एक लड़की के ऊपर फिल्माया गया था जिसका नाम था उर्मी, जिस लड़की के साथ बलात्कार होता है। उस लड़की के जब अस्पताल में डेथ हो जाती है तो वहाँ एक इंस्पेक्टर होते हैं कदम, जो दामिनी से बातचीत करते रहते हैं और कदम साहब कहते हैं कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये खत उर्मी ने अपने हाथों से लिखा। आप बकवास कर रही हैं, ये खत उर्मी ने अपने हाथों से लिखा। तो हमारे सनी देओल साहब बड़े नशे वाली हालत में जैसे वो जीने पर आते हैं और कदम साहब के सामने जैसे वो खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं, सुनेगा आप लोग। नशे वाली आवाज सनी साहब की। बकवास कर रहे हैं आप, बकवास। ये खत उर्मी के हाथ में मिला, हाथ में, और उर्मी के हाथ खून से लथपथ, और तुम्हारे इस खत पर खून का एक छींटे तक भी नहीं। ऐसे बहुत से सवाल उठेंगे अदालत में, बहुत से, और एक इसी तरह का खत मैं तुमसे भी लिखवाऊंगा अदालत में। एक कदम, तूने कभी चिड़ियाघर देखा? चिड़ियाघर जहां पिंजरों में बंद शेरों के ऊपर छोटे छोटे बच्चे मूंगफलियां फेंक फेंक कर मारते हैं, मूंगफलियां। और बात थी, खुले मैदान में शेर का शिकार करोगे तो तुम्हारे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। कदम संभाल कर कदम, ये केस बहुत चिकना है, फिसल जाओगे तो लुढ़कते हुए जाओगे, लुढ़कते हुए। थैंक यू, थैंक यू। जी हाँ, गुस्से की एक्टिंग करना तो बहुत आसान है, मिमिक्री करना तो बहुत आसान है, लेकिन ये संजीदगी भरी एक्टिंग करना वाकई दिल को छू जाती है। एक बार और तालियां सर। राघवेंद्र सर। मुकेश जी, आपके आने से पहले हम लोगों ने कविताओं की बात की, गज़ल की बात की, कोरोना का भी जिक्र आया बीच में बातचीत में, जिस तरह के हालात से हम सब गुजरे हुए और अभी भी गुजर रहे हैं। कोई हाल में लिखी रचना, कुछ ऐसी कविता, कोई गीत जो आपको लगा हो कि इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत ज़रूरी है, या कुछ भी ऐसा नया जो लिखा हो? मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे साथियों को सुनाएं। हेलो हेलो जी, हेलो। थोड़ा शार्प कर दीजिए मुझे, चूँकि सिंगर भी हूँ साथ में, इसलिए साउंड का थोड़ा सा एक वो रहता है। सबसे पहले मैं थोड़ा शार्पनेस दे दिए। शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया इस अधिवेशन में, महाधिवेशन में। और हम लोग बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हैं, और मैं माफ़ी चाहता हूँ जो लोग यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे भी परिचित नहीं हूँ, लेकिन परिचय ऐसे ही होगा जैसे होता है। और हाँ, ये ज़रूर है कि ये सनी देओल ये बहुत छोटे हैं मुझसे, और मेरठ के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और हम लोग कई बार कई जगह साथ साथ भी शो करते रहे हैं। लिहाजा बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ आके, और बड़ा अच्छा लगा। बेसिकली मैं कोई शायर नहीं हूँ पहली बात, और मैं गज़ल सिंगर हूँ, और दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ में मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, म्यूज़िक डिपार्टमेंट में, और तकरीबन 25 साल से गज़लें मैं गा रहा हूँ। थोड़ा वॉल्यूम दीजिए। एक्चुअली हम लोगों को मॉनिटर्स की आदत होती है, हम जो सुनते हैं वो स्टेज पे रखा होता है, यहाँ पे मॉनिटर नहीं है, तो मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। खैर, आज के दौर पे मैं एक कता नज़र करना चाहूँगा आपकी, चूँकि गज़ल से ताल्लुक़ रहा है बरसों से, और बड़े अच्छे अच्छे शायरों को, अपने पॉपुलर साहब की मैंने कई गज़लें भी गाई हैं, जबकि बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं कि वो बहुत अच्छी नातें लिखते हैं। उनकी नात पर एक मेरा वॉल्यूम आने वाला है जो बहुत जल्द आपके बीच आएगा। उनको मज़ाहिया शायर के तौर पर ही जाना जाता है हमेशा, लेकिन वो बड़े संजीदा शायर हैं, और उनकी नातें मैंने गाई हैं जो बहुत जल्द सुनेंगे आप लोग। स्वागत है।
कहते हैं कि मत पूछिए क्यों पाँव में रफ्तार नहीं है, मत पूछिए क्यों पाँव में रफ्तार नहीं है, ये काफिला मंजिल का तलबगार नहीं है। मत पूछिए क्यों पाँव में रफ्तार नहीं है, ये काफिला मंजिल का तलबगार नहीं है। आज के दौर पे जो आपने कहा, यकीनन जी, जो आदमी की साफ सही शक्ल दिखा दे वो आईना माहौल को दरकार नहीं है। बहुत अच्छा। अगर सही बात कह देंगे तो वो लोग बुरा मान जाएंगे। माहौल को दरकार नहीं है जी, दिल्ली की बात होती है और केजरीवाल साहब को लोग कहते हैं पंजाब में वो जा रहे हैं, सब इतनी पॉलिटिक्स चल रही है सारी, आप सब समझते हैं। कोई ये पॉलिटिकल मंच नहीं है, यहाँ पे नहीं कहूँगा, लेकिन हर इंसान की कोई ना कोई ख़ास बात होती है। और मैं सिर्फ इतना कहता हूँ भाई साहब आपके लिए ख़ास तौर से, जो कि आपने बुलाया है मुझे, लिहाजा मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि सबने मिलाए हाथ यहाँ तीरगी के साथ। सबने, तीरगी कहते हैं अंधेरे को, जिनके लिए ये लफ्ज भारी हो। सबने मिलाए हाथ यहाँ तीरगी के साथ, कितना बड़ा मजाक हुआ रोशनी के साथ। सबने मिलाए हाथ यहाँ तीरगी के साथ, कितना बड़ा मजाक हुआ रोशनी के साथ। और शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ। अगर कमी से आप कबूल कर लेंगे तो फिर बात है। वसीम साहब हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे बड़े भाई हैं हमारे, लिहाजा ये सब चीज़ें हैं। और जो मैं गाता भी रहा हूँ इनको, तमाम शायरों को, मलिक ज़ादा जावेद को मैंने बहुत दफ़ा गाया, फसी चौधरी हापुड़ में हैं उनको मैंने बहुत दफ़ा गाया, तकरीबन 25 साल से तमाम शायरों को गा रहा हूँ, तो लिहाजा मुझे शायरों में शुमार कर लिया जाता है। वो अलग बात है कि मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन आप चूँकि इस बड़े अच्छे सुनने वाले आप लोग हैं, आप लोग बैठे हैं, आपको सलाहियतें हैं कि गज़ल के शेर को किस तरह सुना जाए। कि किसी ने कहा है कि दर्द होता नहीं सभी के लिए, बड़ा पुराना शेर है, आपने सुना होगा। दर्द होता नहीं सभी के लिए, है ये तोहफा किसी किसी के लिए। दर्द होता नहीं सभी के लिए, है ये तोहफा किसी किसी के लिए। और जो कोरोना में चले गए हमारे दोस्त, हमारे बड़े भाई, हमारे साथी, जीते जी के ही सारे रिश्ते हैं, जीते जी के ही सारे रिश्ते हैं, कौन रोता है फिर किसी के लिए। आज फिर वो महफिलें हो रही हैं, जो चला गया वो चला गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी आपकी। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर जीना भी है, आगे बढ़ना भी है, क्योंकि मंच है न्यूज़ वन इंडिया का। और न्यूज़ वन इंडिया का मंच हो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राघवेंद्र सर एज अ शायर आपके सामने। अभी तो महफिल बाकी है के जी, अभी तो ओज सुनना है सत्यम जी से। सत्यम जी, ओज की कोई रचना। और एक बात तो मुझे याद आ गई, हालांकि मैं शेर बहुत देर से सोच रहा था याद करूं, ताहिर फराज साहब का शेर है, तो शायद आप मुझे याद दिला दें। जो आपने कहा कि सच बोलिए तो लोगों को दिक्कत होती है। ताहिर फराज साहब कहते हैं कि हम आईना हैं और सच बताना तो मेरा काम है। जिसे दिक्कत है वो सामने से हट जाए जी। और फिर मैं उसी तरफ जाऊंगा, कृष्ण बिहारी नूर साहब की उसी गजल का शेर है कि चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। यही तासीर है आईने की, आप सोने के फ्रेम में जड़ देंगे तब भी आईने को जो काम करना है, आईना अपना ही काम करेगा। भाई साहब, कृष्ण बिहारी नूर साहब से मेरी मुलाकात है 2 दफ़ा की, और उनका एक शेर ऐसा है कि मैं मतलब मैं आपको क्या कहूँ, मैं सुनाना चाह रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे बीच में मैंने आप कि वो तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था, तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था, कोई ना देख सका रख रखाव ऐसा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। सत्यम जी, ओज के लिए हमने एक निवेदन किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को एक अच्छी रचना कोई सुनाए। कभी कभी कोई बात ऐसी हो जाती है कि दुनिया कहती है कि आईना झूठ नहीं बोलता जी, लेकिन मैं कहता हूं कि दुनिया गलत कहती है कि आईना झूठ नहीं बोलता। हमारा दाहिना हिस्सा हमारे बाएं आता है, हमारा दाहिना हिस्सा हमारे बाएं आता है, अभी भी आईना दुनिया का आधा सच बताता है। बहुत सुंदर, वाह जी, अच्छा शेर है, बहुत अच्छा, क्या बात, विश्लेषण, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अभी भी आईना दुनिया का आधा सच अच्छा, बताता है। क्या बात, क्या बात। और सत्यपाल सत्यम होने का मकसद यही है कि वह बात जो अभी तक ज़माने के सामने नहीं आई है उसे कुरेद के रखा जाए। बहुत दावा करते रहे हैं कि आईना झूठ बोलता है, आईना सच बोलता है, आईना सच बोलता है, लेकिन मैं कहता हूँ आईना झूठ बोलता है। और ये दुनिया एक माया है, यहाँ का सच भी झूठ के बराबर है
और यहाँ झूठ ही सबसे बड़ा सच। सब गफलत में पड़ जाएंगे। बहुत अच्छा विरोधाभास बनाया है आप। लेकिन ये बात कविता के माध्यम से कहूँगा तो बहुत बात दूर तक पहुँचेगी। लग जाएगी। अब इन्होंने कहा है कि आप वीर रस की कविता सुनाएंगे, तो मैं वीर रस की कविता सुना देता हूँ। जब कभी दूसरा कार्यक्रम होगा जी जी तो इस पर लिखी पूरी कविता मैं आपको सुनाऊंगा, जो मैंने लिखी थी कि आईना इस तरह झूठ बोलता है। अभी इससे पहले प्रोग्राम हुआ था एक, उसमें बोल रहे थे कि तालिबान के बारे में हिंदुस्तान में चर्चा होती है, तो गलत थोड़ी होती है चर्चा। अभी तो वहां है, कल सीमा पार इधर भी आ सकता है, पाकिस्तान में आ सकता है, फिर इधर भी आ सकता है। मैंने 22.5 साल फौज में नौकरी की और वीर रस की इकलौती कविता युद्ध की लिखी। मैं इस इंडिया 1 पर और राघवेंद्र जी की अनुमति लेकर मैं उस कविता को आपके सामने रखना चाहता हूं। स्वागत है सर, स्वागत। सैनिकों पर लिखी हुई कविता। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से 4 युद्ध लड़े, चारों युद्ध जीते। मैं एक सैनिक की तरह सुनाता हूं, आप भी सैनिक की तरह सुनेंगे तो अच्छा लगेगा, मेरे से जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा। स्वागत है सब। हमारे देश की राजनीति पर एक छंद कहना चाहता हूं। आपकी विलासताएं पूरी हो गई हो गर, ठीक इन पगों के भी छाले कर दीजिए। आपकी विलासताएं पूरी हो गई हो गर, ठीक इन पगों के भी छाले कर दीजिए। दिल में अंधेरों की घुटन अब सहन नहीं, पथ में हमारे भी उजाले कर दीजिए। पथ में हमारे भी उजाले कर दीजिए। अलग दिशा में रथ खींचते हैं अश्व सारे, या तो इन्हें एक दिशा वाला कर दीजिए। यदि इन्हें संभल रहा देश तुम कायरों से, देश मेरा सेना के हवाले कर दीजिए। देश मेरा सेना के हवाले कर दीजिए। देश मेरा सेना के हवाले कर दीजिए। ये कारगिल के समय मैंने लिखी और चारों छंद इसमें आपके सामने, लेकिन मुझसे जुड़िएगा। वैसे तो एसी की वजह से लोगों ने हाथ बांधे हुए हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए अगर खोल लेंगे तो अच्छा लगेगा। मैं एकदम सीमा पर जाने के लिए नहीं कह रहा आपसे, बस इस कविता के साथ आप जुड़ जाएं। कारगिल चाहे द्रास हमसे कहो जो आज, हौसले हमारे सीमा पार बढ़ जाएंगे। कारगिल चाहे द्रास हमसे कहो जो आज, हौसले हमारे सीमा पार बढ़ जाएंगे। लंबी हो डगर चाहे ऊंची हो शिखर, कोई रास्ते बनाते हुए चोटी चढ़ जाएंगे। लंबी हो डगर चाहे ऊंची हो शिखर, कोई रास्ते बनाते हुए चोटी चढ़ जाएंगे। 16 बार माफ नहीं होने देंगे इस बार, उनसे लड़ेंगे तुमसे भी लड़ जाएंगे। हर एक कदम पे तिरंगे की नजर होगी, जहां जहां जीतेंगे तिरंगे गढ़ जाएंगे। जहां जहां जीतेंगे तिरंगे गढ़ जाएंगे। जहां जहां जीत। अच्छा, मैं जो इसमें ताली नहीं बजाएगा समझ लूंगा ये उसकी उनकी तरफ है, जो ताली बजाएगा वो समझूंगा कि हिंदुस्तान की तरफ है, भारत की तरफ है जी। तो युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार। युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार। इस बार हिंद की सीमाएं जाएंगी पाक के पार, फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार। फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार। फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार। प्रथम युद्ध की हार करारी शायद उसको याद नहीं। 1962 1962 में चीन से युद्ध हुआ, लेकिन ये 1947 में पहला युद्ध हुआ, जब हमने हमारी कश्मीर में फौज दाखिल हो गई थी, हमने वापस की थी पाकिस्तान की। मैं 1965 का, 71 का, इनका चारों का जिक्र करूंगा इन छंदों के माध्यम से। प्रथम युद्ध की हार करारी शायद उसको याद नहीं। लाहौर कराची पर बमबारी शायद उसको याद नहीं। हुई थी कितना मारा मारी शायद उसको याद नहीं। ताशकंद में बना भिखारी शायद उसको याद नहीं।
इस बार तो उसकी पलकों में असली आंसू ठहरे होंगे, इस बार बदन पर घाव और पहले से भी गहरे होंगे, इस बार तो उसके मित्र सभी गूंगे होंगे, बहरे होंगे, इस बार किसी भी समझौते पर जनता के पहरे होंगे, इस बार न देंगे समझौते का किसी पंच को हम अधिकार। तो फिर युद्धवीर तैयार रहो, फिर युद्धवीर तैयार, फिर युद्धवीर तैयार रहो, फिर युद्धवीर तैयार, फिर युद्धवीर तैयार रहो, फिर युद्धवीर तैयार। और सन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान अलग अलग हुआ करते थे। एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें 93,000 सैनिक गिरफ्तार किए और बांग्लादेश का निर्माण किया। मैं दूसरा छंद कहना चाहता हूं। हर बार मार खाई उसने कमजोर हमेशा ऐंठेगा, हर बार मार खाई उसने कमजोर हमेशा ऐंठेगा, बंगाल गंवा कर सब्र नहीं जब सिंध गंवा कर बैठेगा। अगर मेरे साथ देंगे, आप तालियां बजाएंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, आप शरीक हो जाएं साथ में और ज्यादा मजा आएगा आपको सुनने में, और मंच को भी हौसला मिलेगा। हर बार मार खाई उसने कमजोर हमेशा ऐंठेगा, बंगाल गंवा कर सब्र नहीं जब सिंध गंवा कर बैठेगा, वह असफल है हर एक रण में आतंकवाद की सोचेगा, भुजबल में कम ना खून बढ़े वह अपने सर को नोचेगा, वह छाती ठोक ठोक आए वह पीठ दिखा कर भागेगा, ये जीते जी का जग सारा वह जान गंवा कर क्या लेगा, अपनी तो दिवाली और सही विश्वास नहीं है गाली में। इन पंक्तियों पर हाथ खोलना। अपनी तो दिवाली और सही विश्वास नहीं है गाली में, युद्ध जितना असला फूकता है अपना तो एक दिवाली में, भारत के वीरों की खातिर, भारत के वीरों की खातिर संग्राम भी होता एक त्योहार। तो फिर युद्धवीर तैयार रहो, फिर युद्धवीर तैयार, फिर युद्धवीर तैयार रहो, फिर युद्धवीर तैयार, फिर युद्धवीर तैयार रहो, फिर युद्धवीर तैयार। और बाबर जब हिंदुस्तान पर आक्रमण करने आया तो तोप लेके आया, और हमारे हिंदुस्तान के हमारे जो राजा महाराजा थे वो तलवार हिलाते गए। टेक्नोलॉजी में हम बिल्कुल अनफिट थे, इसलिए हारे, और उसकी हार का नतीजा रहा कि हम हजारों साल तक गुलाम रहे, गुलाम जैसी स्थिति में रहे। मैं छंद कहना चाहता हूं और आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं अपनी ओर, इस कविता के साथ जुड़े आप भी महानुभाव जो आए हैं। मैं तीसरा छंद इसका कहना चाहता हूं। रणभीच दुंद भी बाजेगी नभ में गूंजेगा शंखनाद, रणभीच दुंद भी बाजेगी नभ में गूंजेगा शंखनाद, यह युद्ध एक अंतिम होगा हट जाएंगे सब दुख विषाद, शंकर का डमरू डोलेगा चहु और मचे तांडव नर्तन, इस बार काल स्वयं देखेगा इस युग में युग का परिवर्तन, मेघों की गर्जन मिग मिराज बिजली बनकर जब कड़केंगे, युद्ध स्थल में आने से पहले दुश्मन के दिल धड़केंगे, और आधुनिक युग का अर्जुन जब बम बरसाता जाएगा, पृथ्वी और अग्नि के आगे ये पाक खाक हो जाएगा, अपनी सेना को सावधान करता हूं उसको खबरदार। तो फिर युद्धवीर तैयार रहो, फिर युद्धवीर तैयार, फिर युद्धवीर तैयार। बिल्कुल रिदम ऐसी ही है ये। युद्धवीर तैयार रहो, फिर युद्धवीर तैयार, फिर युद्धवीर तैयार रहो, फिर युद्धवीर तैयार। और अंतिम छंद है इस गीत का। जी, हम तो आत्मा की अमरता में विश्वास रखते हैं, इधर हम मरते हैं इधर जन्म ले लेते हैं, दुख तो उसको होगा जिसको कयामत तक इंतजार करनी पड़ती होगी। अंतिम छंद कहना चाहता हूं और समर्थन करना मेरा, क्यों युद्ध जरूरी है। दुनिया में जिसने युद्ध लड़े वो विकसित हो चुके, और आज भी हम विकासशील हैं हमारी आक्रमणता के कारण, इसलिए युद्ध लड़ना बहुत जरूरी है। मैं अंतिम छंद कहता हूं, यह महायुद्ध महाप्रलय जान संपूर्ण धरा दंडित होगी, यह महायुद्ध महाप्रलय जान संपूर्ण धरा दंडित होगी, यह सत्य अहिंसा और धर्म और मानवता खंडित होगी, ये धरा शवों से पटी हुई पूरी शमशान ही दिखेगी, ये मांस नोचते गिद्ध स्वान गिदड़ों की टोली चीखेगी, दुर्गंध करेंगी मृतदेह जीना जीवन दूभर होगा, ये समय एक ऐसा होगा जीवित मृत बिन अंतर होगा, मैं पाप पुण्य से दूर बहुत एकाद यद्यपि हो जाए,
मैं पाप पुण्य से दूर बहुत एकाद यद्यपि हो जाए, हे मृत्यु देव क्षमा करना अपराध यद्यपि हो जाए, हो ना हो इसी बहाने से कम हो जाए ये भूमि भार। तो फिर युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार, बहुत अच्छा, फिर बहुत युद्ध वीर तैयार रहो, फिर युद्ध वीर तैयार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है, समय की बाध्यता है, और 4 मिसरे आखिरी के हम चाहेंगे कि राज जी आप सुना दें, और उसके बाद फिर हम इस सत्र के समापन की घोषणा करें। जी राघवेंद्र जी, आप भी 1-2 लाइन पढ़ देते तो अच्छा रहता। अब मैं अपने लिए क्या पढ़ूं, मैं तो सुनने आया था, और मैं सिर्फ यही कहूँगा, हाल में एक लिख गया एक शेर मुझसे छोटा सा, हाँ, वही सुना कि फ़कत रब की इनायत है, वाह मुझे जो भी हुआ हासिल, वाह, भला क्या हैसियत मेरी, खिलौना हूँ मैं मिट्टी का। बहुत जी हाँ, बहुत मैं आपको जरा इस शेर की हिस्ट्री जी। बता दूं। रात ही मुझे पता चली है। समय कम है। जी, हिस्ट्री इसलिए पता चलनी जरूरी है कि जब आदमी आत्ममंथन करता है तब इस तरीके के शेर आते हैं। और जब जन्म दिवस था राघवेंद्र सर का, और अपने अकेले में बैठकर खुद अपने आप को ग्रीटिंग दी राघवेंद्र सर ने इस शेर के माध्यम से, जिसमें शाश्वत सत्य है, मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाना है। जी राघवेंद्र राज जी, दोस्तों, जैसे कोरोना की बहुत बात हुई, जी। राघवेंद्र जी आपने भी कहा, तो एक शेर कोरोना पर मैंने भी लिखा हुआ और सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। जी इरशाद। वो देखिएगा कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी ढूंढने की उसमें कोशिश है कि मरीज 1 से 2, 2 से 4 होते हैं। मरीज 1 से 2, 2 से 4 होते हैं। तुम्हारे इश्क के जैसा ही रोग आया है। बहुत अच्छा। और अब आप लोगों ने पहचान लिया होगा कि जो वायरल हो रहा था वो शेर राज कौशिक जी की कलम से निकला हुआ था। और एक शेर और देखिएगा कि ये खाली हाथ मेरे देख, मत सोचो कि मांगूंगा। जी मुकेश साहब, ये खाली हाथ मेरे देख, मत सोचो कि मांगूंगा। यूं खाली हाथ है मेरे, मैं सब कुछ बांट आया हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बड़ा शेर है। यकीन यूं खाली हाथ है मेरे, मैं सब कुछ बांट आया हूं। हूं। और आखिर में बस 2 शेर राघवेंद्र जी, क्योंकि जी। 4 मिसरे की आपने बात कही थी, थोड़ा सा श्रृंगार देखिएगा एक नए स्टाइल में। सुनिए कि संभले हुए दुपट्टे को फिर से संभाल के, संभले हुए दुपट्टे को फिर से संभाल के। दुपट्टे को फिर से संभाल के, क्या मिल गया है पानी में कंकड़ उछाल के। बहुत अच्छा। संभले बहुत हुए गहराई है दुपट्टे सर। को फिर से उछाल के, क्या मिल गया पानी में कंकड़ उछाल के। और मुझको फिसल के मरने का पर्वत से डर नहीं। जी बहुत अच्छा। मुझको फिसल के मरने का पर्वत से डर नहीं। काफी हैं सिर्फ गड्ढे ही ये तेरे तेरे गाल गाल के। जी हाँ। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझको फिसल के मरने का पर्वत से डर नहीं। काफी है सिर्फ गड्ढे ही ये तेरे गाल के। और आखिरी शेर दोस्तों के, उसको भी मुझसे प्यार है या दिल में कुछ नहीं। उसको भी मुझसे प्यार है या दिल में कुछ नहीं। करता है फैसला ये भी सिक्का उछाल के। उछाल के। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी, बहुत जी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस सत्र में फिलहाल इतना ही। और सभी हमारे पैनलिस्ट जो हैं, खास मेहमान, सत्यम जी आपका बहुत शुक्रिया, राज जी आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार, राजीव जी, बल्कि अब तो मैं यही कहूँगा जूनियर सनी देओल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मुकेश जी बहुत शुक्रिया, आभार आपका भी, और हमारे साथी राघवेंद्र सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम पंक्तियां, खूबसूरत जो भी होगा, इसे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, खूबसूरत जो भी होगा, बुद्धिमान जो भी होगा, वो देखेगा मुझे जरूर, आईना सा लगा बैठा हूं दीवारे आम से। ये न्यूज़ 1 इंडिया का आईना है जो सच्चाई दिखा रहा है समाज की, कोविड के बाद की। धन्यवाद।